बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और आप जानते हैं कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है ये बहुत चमक दमक रही है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन की गहमा गहमी भी है और मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। और इसी एक्टिवेशन में जो एक पार्टी है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो यहाँ की मकामी पार्टी है, उसी के एक कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनके फादर ने 1974 से अपनी सियासत का आगाज़ किया और फैज़ अमन जलाल साहब उनका नाम था और यूसी के वो चेयरमैन रहे और मुसलसल 27 ईयर तक वो चेयरमैन रहे। 27 ईयर की मुसलसल जद्दोजहद के बाद जो उनके बेटे थे फाजिल जलाल साहब, वो आर्मी में रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं और उनकी आर्मी में भी अपनी खिदमात रही हैं और सियासी ख़ानदान वैसे ही है उनका, और वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल रहे और स्टिल अभी तक मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हैं, क्योंकि 92 के बाद आप जानते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन यहाँ नहीं हुआ। तो आइए आज हम उनसे डिस्कस करते हैं। वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे। सही। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके फादर माशाल्लाह से सियासतदान रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1974 की अगर बात की जाए तो 2 यूसीज थी, एक वटाला यूसी थी और एक बरनाला यूसी थी। तो यहाँ से वो 27 ईयर तक चेयरमैन रहे हैं। आपने अपनी खिदमत जो हैं आर्मी में भी काफ़ी आपका नाम था, पहलवानी में आपका एक नाम था। तो आप मुझे ये बताइए कि बचपन से जवानी तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? अल्लाह ने हमें बड़ी रहमत बख्शी है और बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा और अच्छे इंसानों की तरह वक्त गुजरा। लोग भी अच्छे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। ऑब्वियसली, बिल्कुल क्यों नहीं। आप सर रिफ्यूजीज़ भी हैं, आपका आप बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ, तो यहाँ सियासत का आगाज़ करना और सियासत में आने वाली डिफ़िकल्टीज, स्पेशली एज ए रेफ्यूजी आपको क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, जिस वक्त हम कश्मीर से इज्जत करके यहाँ आया, पहले भी हमारा ज़िला यही था, इसका कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। सही। और बहुत मुसीबतें काट कर हम इस मुल्क में दाखिल हुए, बड़े बड़े मसाइब झेले और इसी तरह जिस तरह बादशाही से गुजर कर आदमी गदागरी में दाखिल हो जाए। तो अल्लाह मियाँ ने अब बड़े अच्छे हालात हैं इस वक्त, अल्लाह मियाँ का बड़ा करम है। बस दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र भी अदा करते हैं और इज्जत आबरू भी है अपने लोगों में। सबसे बड़ी बात यह है कि इज्जत आबरू, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही। अच्छा सर, बड़ा चीदा से बात है और मेरे माइंड में एक अजीब सी कन्फ्यूजन भी ऑब्वियसली आपके वो उससे है। आपने मिर्ज़ा ज़फ़र जलाल साहब जो है उनकी कंपेन भी आप करते रहे हैं, 2 टाइम उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो कहीं भी मूव करते हैं, किसी पार्टी के साथ उनकी अटैचमेंट होती है, आप उनके साथ होते हैं। लास्ट टाइम उनकी अटैचमेंट नून लीग के साथ थी, वकार नूर साहब के साथ, तो आप उनके साथ थे। तो वकार नूर साहब के साथ जो कंपेन आपने की और कंपेन के ड्यूरेशन में जो वादे किए थे, आपके इलाके में कौन कौन सा तरक्याती काम हुआ है? आमतौर पर कोई 1-2 गली उन्होंने बना दी है, सड़कें बनाई है, उसमें तमाम लोग अपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी चलते रहे। तो वो तो मैं समझता हूँ, पहले भी सड़क थी उसको थोड़ा ठीक कराया उन्होंने, बाकी काम उन्होंने कराया। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूँ जी जी, कि मेरा ये सिस्टम रहा कि मैं जिस आदमी के साथ 2-4 साल चलूँ उसके खिलाफ मैंने कोई बात नहीं की, सीधा फैसला सुना दिया कि भी मिर्ज़ा ज़फ़र साहब को मैंने 2.5 साल पहले टेलीफोन किया था मुजफ्फराबाद में, वो मुझसे थे आज़ाद कश्मीर के। जी जी, तो मैंने बता दिया था कि मिर्ज़ा साहब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना आप काम करवा रहे हैं, ना कर्नल साहब कर रहे हैं काम। इसके बाद मैंने आपके साथ, अगर कर्नल साहब को आपने साथ देना तो फिर मैंने आपका साथ नहीं देना है। बिल्कुल सही। आपने एक चीज़ का 2.5 साल पहले बता दी। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा मैटर करता है इलाके की कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ात। जी, ठीक है, आपको क्या लगता है कि कर्नल साहब ने वो तहफ़्फ़ुज़ात आपको फ़राहम नहीं किए या क्या वजह थी? मैं आपको ये सीधी सी बात बता रहा हूँ कि इस हल्के में सबसे बड़ा जलसा मैंने कराया था माशाल्लाह, कर्नल साहब का। कर्नल साहब का। सही। इस गांव की आबादी इतनी है कि अल्लाह का फजल है, भी कर्नल साहब को भी पता है कि सीधा लोगों ने आके पता किया, लोगों की बड़ी मेहरबानी है, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने कहा कि जिधर वो गए हम जाएंगे। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं कलमा पढ़ के किसी को मैंने बुलाया, 350-400 आदमी इकट्ठा हुए। उस पर कॉन्फ्रेंस में मैंने मुस्लिम लीग नून को छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सही।
और मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब की अगर बात की जाए तो वो इलाके में माशाल्लाह एज ए मिनिस्टर उन्होंने काफ़ी वर्क किया है और तरक्याती काम भी उन्होंने करवाए हैं अपने दौर में। आप अपने ही इलाके की सियासत को किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ चौधरी परवेज़ अशरफ साहब हैं, एक तरफ पीटीआई के 3-4 कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, और एक तरफ जो हैं वकार नूर साहब हैं और साथ ही साथ जो हैं मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब हैं। आपको सियासी पस मंज़र में सबसे अच्छा फोकस किस शख्सियत का नज़र आता है? इस वक्त जो मेरा अपना ख्याल है, ज़ाती तौर पर मैं कह सकता हूँ, लोगों की बातों को सुनना है, इस वक्त जो है, इस वक्त मुकाबला जो है परवेज़ अशरफ और मिर्ज़ा शफीक जलाल में। इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का कम्पीट है। आपको क्या लगता है कि वकार नूर साहब का कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन नहीं है सर। आपकी गवर्नमेंट थी सर, आपने ही साथ दिया था उनका। साथ दिया था, लेकिन साथ चलने वाले जो शुरू में थे उन लोगों को काफ़ी लिहाज से नज़रअंदाज किया गया, उनके परवाह नहीं की गई है। तो हर आदमी अपनी इज्जत चाहता है। बिल्कुल सही। और इज्जत उसकी तभी होती है जब उसके इलाके के लोग उसकी इज्जत करें। तो अब जब उन लोगों में आदमी की इज्जत ना रहे, उनके उसके कहने पर काम ना हो, तो फिर वो आदमी खुश नहीं रहता। बिल्कुल सही। और आपके इलाके की जो सियासी खिदमात हैं, जैसे आपके फादर ने की, और इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट के मेंबर रहे, आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए? उस वक्त ये पैसे बहुत कम मिलते थे, 70-80 हज़ार रुपया आपको मिलता था। जी जी। तो उसमें मैं यही कह सकता 4-5 हज़ार रुपये की गली बनती थी। अच्छा। 15-20 गलियां बनवाई हैं। एक स्कूल का काम कराया, खोखरा स्कूल जो है। जी जी। और जो कुछ मैं करा सकता कराया, कोई 30-35 आदमी को मैंने पानी के वाटर पंप लगवा कर दिए हैं। और ईमानदारी की बात है, मैं आज अपन कहता हूँ कि मैंने किसी भाई बेटे की सिफारिश नहीं की है, जिसको समझा ये पानी के काबिल है, इसको पानी मिलना चाहिए, उन लोगों को मैंने वोट के दिए। सही। अगर जलाल साहब बात की जाए वकार नूर साहब की, तो आपने लास्ट इलेक्शन की जब कमिटमेंट की थी, कैंपेन की थी, उसके ड्यूरेशन में आपने कुछ लोगों के जॉब्स के लिए डिमांड्स की थी, तो आपके इलाके में किस किस को जॉब मिली है? जैसा मैंने शुरू में कहा था, करना साहब मेरा कोई ज़ाती काम नहीं है। 2-3 मीटिंग में जी जी। बंगाली गांव जो है, इसको हर दौर में नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इसलिए पहले इलाके के लिहाज से जो इसका हक बनता है, इसकी वैकेंसियाँ जो है, उनको नौकरियाँ दिलाना, ये आपकी जिम्मेदारी में होगा। और वो बातें पूरी नहीं हुई हैं, तो इसलिए मुझे शर्म आती है अपने लोगों के सामने जाते हुए। बिल्कुल सही। तो मैंने उस लिहाज से अपनी ज़मीर के मुताबिक ये फैसला कर दिया। बिल्कुल सही। ऑब्वियसली शर्म तो आती है जिन लोगों से वोट की डिमांड की हो। डिमांड तो ऑब्वियसली आपने की है ना? जी, डिमांड मैंने की थी, और मैंने लोगों से निर्मल आके बड़ी मुश्किल है बरादरी ने। पहले मैं आपको ये बता दूं, बरादरी हमने ने की है। कर्नल नाम साहब को हमने वोट दिए, कर्नल वकार साहब को दिए, वो गुजर कौन से तल्लुक से हम जलाल हैं। अगर हमारे साथ वो अच्छे रहते, हमारे कहने पर चलते और हमारी फरमाइशें पूरी करते, नौकरी वगैरह किसी गरीब लोगों का काम काज आगे पीछे, तो लाजमी हम कभी भी ना छोड़ते हम। जलाल समझकर मैंने शफीक साहब को मदद नहीं किया है। मैंने बस ये अच्छा इंसान उसको समझा है कि वो हर गमी खुशी में लोगों के पास जाता है, अच्छे अखलाक से मिलता है, कभी किसी की मुखालफत उस आदमी ने नहीं की। बहुत अच्छे किरदार का मालिक। बिल्कुल सही। यानी उनका फील्ड वर्क जो है वो बहुत एक्टिव है। चलो से जिस तरह से आपके फादर की खिदमात हैं सियासत की, तो एज ए सियासतदान वो कैसे थे, एज ए फादर कैसे इंसान थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि कल्चरल होने की वजह से एज ए डेरेदार वो अवाम के लिए कैसे इंसान थे? असल में आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, खुदा हाज़िर है। वालिद साहब ने एक दफ़ा मुझे बैठ कर कहा कि कलमा पढ़ के कहा कि मैं सारी दुनिया के बच्चों को आपसे बेहतर समझता हूँ। फिर उन्होंने कहा इसकी वजह पूछो, मैंने कहा बताएं। उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ जो आदमी लोगों के बच्चों को देखकर खुश होता है, उन पर मेहरबान होता है, तो अल्लाह मियाँ उसके बच्चों पर रहम करता है। बेशक। तो इस लिहाज से मेरे वालिद साहब का मुझे फ़ख्र भी है। और फिर ये है कि एक दफ़ा ये एक मील के फासले पर नहाने के लिए सुबह गए, उनको एक आदमी 4 करोड़ दे गया, कोई काम था,
उसी आलम में वो उसके साथ चले गए। अब सच्ची बात है, जेब में किराया नहीं था, तो भागोवार से जब आके उस आदमी ने उनको फारग किया और छम वाली बस पर बैठे, तो ड्राइवर ने कंडक्टर को बुला लिया। उसने कहा पीछे पहलवान साहब बैठे, उनसे पैसे नहीं लेने। क्या बात। तो वो खाली जेब गए और खाली जेब घर में आ गया। उनकी बड़ी सारी मसाले ऐसी हैं, दिन रात किसी ने आधी रात को बुलाया चले गए हैं, सुबह बुलाया चले गए हैं, और गम खार से हर आदमी के। मैंने खुद देखा कई दफ़ा कहीं आदमी के बच्चों पर कोई हादसा हुआ या कोई फौतीदगी हो गई है तो रोना भी शुरू कर देते थे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनकी दुआओं का नतीजा हम भी चल फिर रहे हैं। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था लोगों के साथ और नेक थे, और आज तक दुनिया उनको याद करती है। मैं यहाँ कहीं भी बैठता हूँ लोग उनके मसाले पे, और इस बार मुझे फख्र है। जी तो नाज़रीन, ये थी फाजिल जलाल साहब की गुफ्तगू, और बड़े अच्छे से उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया, अपनी एक राय दी है, और कि नून लीग के प्लेटफार्म से जो कर्नल वक़ार साहब की उन्होंने कंपेन की ड्यूरेशन में जो भी प्रॉमिसेस थे, जो मुतालबात थे, इलाके के लिए थे, ऑब्वियसली अपनी ज़ात के लिए तो नहीं थे, लेकिन उसमें कोई भी कमिटमेंट ऐसी नहीं थी जो पूरी हो सके। दैट्स वाई एक डिसीजन जो ज़मीर का था वो ये था कि उन्होंने मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब को सपोर्ट करने का इरादा किया। अभी मैं आपकी मुलाकात उन्हीं के भांजे परवेज़ जलाल साहब से करवाती हूँ, जो सदर हैं यूसी पंगाली कलां के और समाजी सियासी शख्सियत है, इलाके में अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चेंज आए जो उनके ख़ानदान का वतीरा है। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ जलाल साहब जो सदर हैं पंगाली कलां के, तो आइए उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका ख़ानदान तो सियासत में था, चूँकि आप भांजे हैं फाजिल साहब के। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब सियासत का आगाज़ किया या इस इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तो आपका मैनिफेस्टो या आपका जो गोल डेस्टिनेशन है वो क्या था? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका और आपकी टीम का और जीएम भी उसका जी शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारे मिसाइल पे आप लोग बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल तो वेलकम। सियासी बैकग्राउंड से जैसा कि आपको पता है, ये मेरे नाना जान थे फैज साहब, वो सियासत करते थे इस इलाके में। जब माइग्रेट करके हम लोग कश्मीर से आए तो उसके बाद उन्होंने सियासत की है। पहले ऐसा कि आपको पता है 2 यूनिवर्सिटी थी मिसल के लिए। जी बिल्कुल। तो वो चेयरमैन रहे। उसके बाद मेरे मामू हैं फाजिल जलाल साहब, ये मेंबर ज़िला कौंसिल बने। उसके बाद तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। बिल्कुल सही। तो मैं तो जब से और संभाला है तकरीबन 85 से, तो इन्हें अपने बुजुर्गों के पीछे जो मैनिफेस्टो था इनका ओवरऑल अपने इलाके का, अपने कबीले का, जितने भी बरादरी इसमें बसती हैं, इनकी खिदमत करने का, तो उसी पे हम लोग चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, मतलब आपका मैनिफेस्टो भी बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह है, जिस तरह से वो हिदमत खल्क करते रहे हैं, आप भी कोशिश हैं कि आप ऐसा करें। हमारी कोशिश यही है कि जो हमारा इस हल्के से जो भी उम्मीदवार बने, हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दे और उनको हल करें। बिल्कुल सही। वैसे ये थे सदर पंगाली कलां में आप किन किन मसाइल को देखते हैं कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं आपकी यूसी के अंदर जिनका बरवेकार हल होना चाहिए? सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है ये सदर मुकाम है यूसी का पंगाली कलां, और तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन 40% पॉपुलेशन के लिहाज से ये यूसी का एरिया है। इसमें सबसे पहले तो हेल्थ के हवाले से कुछ भी नहीं है। यहाँ पूरी यूसी में कोई आपके पास यूसी में है, लेकिन यूसी का वो एक बहुत छोटा सा गांव है चिनीर, उसमें छोटा सा यूनिट है, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से हमारे गांव में होना चाहिए। बिल्कुल सही। सदर ये जैसा कि आपको पता सदर मुकाम है ये यूसी, और स्कूल की हालत यहाँ पे बहुत खस्ता है। गलियाँ जैसा कि बहुत दावे करते हैं नून लीग, पिछले 5 साल हम नून लीग में थे, अभी तक समझो कि हमने जो हमारे वोट से ये बना हुआ है कर्नल वकार, हम लोग अगर इसकी सपोर्ट नहीं करते तो किसी सूरत में ये नहीं बन सकते था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको पता चलेगा, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो बुनियादी हमारे काम है वो नहीं, एक गली 1-2 बना देना, ये मेरा ख्याल है ये हम लोग खुद अपने जेब से ये बना सकते हैं, ये कोई तरक्याती काम नहीं है। बिल्कुल सही। बेसिकली जो बुनियादी काम है इंसान की ज़रूरत के, वो कुछ भी नहीं यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा और काम सबसे बड़ी बात यह कि हेल्थ का कोई आपके पास सहूलत नहीं है। हेल्थ की कोई सहूलत नहीं, बिल्कुल। मसाइल में और कौन सा सबसे संगीन मसला आपको नजर आता है? हेल्थ का मसला है, और हमारे गांव में पानी का मसला है। ये जो हम
हैंडपम्प चलते हैं, इसमें अक्सरियत पानी ठीक नहीं है। इसमें कम से कम गवर्नमेंट का काम है कोई वाटर सप्लाई जो है वो बंदोबस्त करे। सेहत अफजा पानी जो है वो ज़रूरत है इस इलाके की, तकरीबन इस पूरे एरिए की, क्योंकि जो अंडरग्राउंड पानी है उसकी तकरीबन जायका ठीक नहीं है। बिल्कुल उसमें जो है अडल्ट्रेशन भी है, कुछ ऐसे भी निगलेरिया वायरस जैसा पानी में आ जाता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट और वो चेंज हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी चूँकि सियासी सरगर्मियाँ आप देख ही रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जाते हैं इलाके में, और इलाका भी तहसील बिम्बर कोई मैं समझती हुई थी बड़ी तहसील नहीं है जिसमें आप सॉरी हाँ तहसील बरनाला, आप तहसील बरनाला की सियासी प्लेटफार्म पर अगर बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि सियासत में इस वक्त कौन सी पार्टी जो है मैदान मारने की कोशिश में है? वैसे तो आपको पता है आदमी जिस सियासी पार्टी की हमायत करता है उसी को कहता है कि वो पहले नंबर। बिल्कुल ऐसे ही बेसिकली जो नॉन लीग है ना, कर्नल वकार साहब हैं, इनके ज़ाती रवैये की वजह से आपको, जैसा कि आपको पता है कि फादर जलाल साहब ने 2.5 साल पहले इनको छोड़ दिया था, छोड़ ही दिया था नॉन लीग को। इस तरह यूनियन कौंसिल शिमाली से मलिक ज़ायद अवान साहब हैं, उन लोगों ने भी कर्नल को खैरबाद कह दिया। फिर मेजर तुफैल साहब हैं, राजा तुफैल साहब, उन लोगों ने भी छोड़ा कर्नल को। उसके बाद एक राजा यूसुफ साहब हैं, डीओ नसार शाह साहब हैं, फिर एक साबका मेंबर जिला कौंसिल हैं मलिक सलीम जी जी, उन्होंने भी छोड़ दिया। और एक साबका मेंबर जिला कौंसिल है चौधरी अल्ताफ, उसने भी कर्नल को छोड़। ये बुनियादी अगर देखें आदमियों की शनासाई के तौर पर तो मेरे ख्याल में कर्नल साहब जो है बैकफुट पे चले गए। सही, मतलब ये कि आपको इस वक्त की सियासत में नून लीग जो है वो बिल्कुल बैक पे नजर आ रही है। बिल्कुल बैक पे। अगर आदमी के शमूलियत का अगर अंदाज़ा लगाएं तो मेरा ख्याल है एमसी के साथ काफ़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त सबसे आगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप चूँकि जिस तरह से आप बात करें कि काफ़ी लोगों का छोड़ जाना, मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब, चौधरी परवेज़ अशरफ साहब और वकार नूर साहब जो हैं, अगर इनके एटीट्यूड का कंपैरिजन करें तो आप किस शख्सियत को सबसे ज़्यादा जो है समझेंगे कि सबसे ज़्यादा नरम, शफकत करने वाली, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव, सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव? मेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन के साथ ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, कर्नल साहब से 2-4 दफ़ा मुलाकात हुई, लेकिन जो शफीक साहब हैं इनको मैंने इन सबसे बेहतर पाया। बिल्कुल सही, मेल जोल के लिहाज से, बातचीत के लिहाज से, बात सुनने का अंदाज, बात समझाने का अंदाज इनसे बेहतर है। आप लोगों ने बहुत बड़ी कंपेन की है अपनी ही पार्टी की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। आप मुझे ये बताइए कि इस पार्टी के दौरान जो आपने कंपेन की है और इसमें काफ़ी गैदरिंग भी हुई है, तो आपने अपने इलाके के कौन कौन से मुतालबात उनके सामने पेश किए? बेसिकली हमारा इब्तदाई तौर पर कोई मुतालबा नहीं है, उनकी कामयाबी के ऊपर है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करे तो हमारे जो भी मुतालबे हैं हमारे पास लिखे हुए वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो पूरे होंगे। बिल्कुल सही। आपके ज़हन में एक सेटिस्फेक्शन है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से अगर वो जीत जाते हैं तो आपके तमाम मुतालबात जो हैं हमें उम्मीद है कि हम मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। लास्ट में अपने ही इलाके की आवाम को आप क्या मैसेज देंगे? आवाम के लिए ये मैसेज है कि मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं, खामखा किसी के साथ वादा नहीं करते, कोशिश करें इनकी कामयाबी के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, इनको वोट देने के लिए बाहर निकलें। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, इस इलाके के हालात भी बेहतर होंगे और पूरे एरिया के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। बिल्कुल सही। ये थी परवेज़ जलाल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा जो उन्होंने आंसर किया एक बात पे, डिमांड्स पे। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिटन लिखी हुई हैं डिमांड्स, हमारे इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिस पर का हल होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब की कामयाबी पर। अगर वो कामयाब होते हैं तो ऑब्वियसली ये काम जो हैं सारे होंगे। और फाजिल जलाल साहब जो हैं उनके फादर बहुत अच्छे डेरेदार हैं जिस तरह से उन्होंने बताया है। तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।